नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ये चौथे पार्ट की लास्ट क्लास है। इसके बाद में चौथे पार्ट को अपन एकदम कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बढ़िया तरीके से, ज़्यादा कोई रटाफिकेशन वाली बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, बाकी जो कुछ था, वो जो हार्ड चीज थी और समझने लायक चीज थी वो हो चुकी है। अब आज की क्लास के अंदर सीधा आपको देखना है, याद करना है बस। पहला पॉइंट आता है कार्बन और यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन है और उसके यौगिक है, उनके रासायनिक गुणधर्म को किस तरीके से दर्शाते हैं। तो पहला है दहन के द्वारा। पहला किसके द्वारा? दहन के द्वारा। तो देखना क्या लिखा है कि CH4 जब 2H2O दहन होता है और CO2 प्लस 2H2O जो मतलब क्या मिलकर 2H2O उसमें और प्रकाश का निर्माण करता है। मतलब CH4 है, ये CH4 मीथेन जब जल के साथ में, देखो कार्बन व यौगिक ईंधन, मतलब जो कार्बन है वो दहन जलेगा। मैंने आपको उस क्लास की शुरुआत में बताया कार्बन होगा वो जलेगा, जलने के साथ बाद उसमें वो प्रकाश का निर्माण करेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर नीले स्वच्छ ज्वाला का निर्माण करता है। बेटा सीधा रटना है, कुछ भी नहीं करना। नोट्स मेकिंग पैटर्न है, नोट्स से लिखे हुए सीधे आपको उतारने और दिमाग के अंदर सेट करने। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलकर नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करेगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन के साथ में धुएं वाली पीली ज्वाला का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जलने की प्रक्रिया है। CH4 मतलब एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, वो जल इसके ज्वाला के साथ में, सॉरी वायु के साथ में मिलकर किसका निर्माण करेगा? नीले स्वच्छ ज्वाला का। और असंतृप्त होगा, वो धुएं वाली पीली ज्वाला का निर्माण करेगा। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन यौगिक के बीच में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर जो क्षारीय पोटेशियम है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4 या अम्लीय पोटेशियम हाइड्रोकार्बन K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी उपस्थिति के साथ में, इनकी उपस्थिति के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। CH4 एक प्रकार का एथेनॉल है। एथेनॉल को क्षारीय KMNO4, अम्लीय Cr2OH की उपस्थिति के अंदर जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण करते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि एथेनॉल का निर्माण की प्रक्रम को समझाइए, एथेनॉल का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके निर्माण के पश्चात एथेनोइक अम्ल है वो कैसे बनता है। ठीक है, एथेनॉल के द्वारा, एथेनॉल एक प्रकार का क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, ये दोनों एक प्रकार के क्या है? भौतिक गुण है। इनके माध्यम से इनको इसके अंदर डालकर इस अभिक्रिया को करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, इंपॉर्टेंट कर दो इसके ऊपर, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। वनस्पति तेलों में वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस तरीके से करवाया जाता है। ये बेटा जी आर लिखा है, आर का मतलब और अलग कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब डबल बॉन्ड C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये निकेल और पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करवाएंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण। एकमात्र इस टॉपिक का एकमात्र मतलब रिएक्शन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रम की आवश्यक अभिक्रिया लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और ये भी पूछा जाता है कि वनस्पति तेलों वनस्पति घी का निर्माण की अभिक्रिया कौन सी है और उस अभिक्रिया को लिखिए। तो ये आपको वहां पर दर्शाना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बात बता चुका हूं। पैलेडियम और निकल की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। वनस्पति जलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि के द्वारा होता है। बेटा कुछ भी ज्यादा ऐसा टेंशन लेने वाली, लोड लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल सी अभिक्रिया है। अगला आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CH4Cl ये है सूर्य के प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के अंदर CH3Cl मतलब यहां से एक हाइड्रोजन टूटेगा, इसके साथ में इसके जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे टूट कर क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, एक क्लोरीन टूटने के साथ मिल जाएगा तो CH3Cl। ठीक है, ये किस तरीके से खुलेगा, कैसे बनेगा आपको बताइए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और यहाँ पर क्या बनेगा? क्लोरीन मतलब HCl का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये इस तरीके से है। आगे देखो
कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। इनके अंदर से गुणधर्म पूछे जाते हैं कि एथेनॉल के गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं। तो एथेनॉल के गुणधर्म सीधा बेटा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। अगर सीधा अगर कुछ ट्रिक के साथ में आगे आप अगर समझो तो भी बहुत अच्छी बात है, ट्रिक के साथ में नहीं समझो तो आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम देना है तो। गंध व जलने वाला स्वाद इसके अंदर आएगा। जल में ये घुलनशील है, ठीक है। वाष्पशील द्रव्य जिसका क्वथनांक 351 की होता है और उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये सामने लिखे हुए हैं, स्पष्ट एकदम अच्छे से याद कर लेना। एथेनॉल रंगहीन गंध व जलने का स्वाद, जल में घुलनशील वाष्पशील द्रव्य जिसका क्वथनांक 351 के और उदासीन प्रकृति के होते हैं। बहुत सारे सिंपल से हैं, आपको केवल याद करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा कुछ भी ऐसी है नहीं जो चीज में आपको समझो, ठीक है। नोट्स मेकिंग पैटर्न में है, उतार देना और अच्छे से कर लेना। मैं हटता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो, सोडियम के साथ में अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया जो अभी अपन ने 2 टॉपिक पढ़े थे ना, एथेनोइक वाले, एथेनॉइक अम्ल वाले वो पढ़े थे ना, उसके अंदर उसकी रासायनिक अभिक्रिया है कि जैसे 2Na 2CH3 CH2OH, ठीक है। ये जब अभिक्रिया करते हैं आपस में तो सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करते हैं। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। जब एल्कोहल किसके साथ में, सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है, ये कौन है, एल्कोहल है सर जी। ये जब किसके साथ में अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो किस गैस को उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाता है, ये सीधी अभिक्रिया पूछ जाती है। रामायण इसके अंदर रटने की जरूरत, आप सीधी अभिक्रिया को याद कर लो। आगे आता है निर्जलीकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। निर्जलीकरण का मतलब शुद्धिकरण। तो CH3 CH2OH और ये क्या H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जल का निर्माण करता है, जल को उत्सर्जित कर देता है। एथेनॉल अम्ल की गुणधर्म, इसको सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध। भाई अम्ल कह दिया, इसका मतलब स्वाद में खट्टा होगा, सिरके जैसे इसके अंदर गंध आएगी, ठीक है। क्वथनांक इसका 391 के होता है, क्वथनांक कितना होता है, 391 के होता है। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक 290 के होता है, मतलब जो इसका गलनांक होता है वो 290 के होता है, केल्विन होता है। और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। ये इसका गुण है, ये इसका महत्वपूर्ण गुण है, ये इंपोर्टेंट गुण है इसका, ठीक है। देखो एग्जाम के अंदर बेटा क्वथनांक पूछते हैं, गलनांक पूछते हैं, ये पूछते हैं कि एथेनोइक अम्ल के सर्दियों के समय में अगर पूछते हैं कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो शीत के समय में मतलब सर्दी के स्तर के रूप में क्या हो जाता है, जम जाता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल है जो सर्दी के समय में क्या हो जाता है, जम जाता है। रासायनिक गुणधर्म क्या है, इनकी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एथेनोइक अम्ल जब एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया करता है तो एस्टर का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, एस्टर का निर्माण करता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया कर एस्टर का निर्माण करता है, मीठे जल जैसी गंध का निर्माण करता है। इसके अंदर गंध कैसी आएगी, मीठे जल जैसी इसके अंदर गंध आएगी। और आगे लिखा है साबुनीकरण, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। ये बेटा सरल सी है, आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। भाई आपको मैंने पढ़ाया है एथेनोइक अम्ल क्या होता है, एथेनॉल क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया है ना, एस्टर का निर्माण करता है, एस्टर बना, ठीक है। तो ये पढ़ाया है, तो आपको ऐसा मैंने कोई फालतू बात की नहीं है। तो साबुनीकरण क्या होता है, देखो CH3COO C2H5 इस विधि के माध्यम से NaOH मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी उपस्थिति के अंदर C2H5OH और CH3COONA इस विधि के माध्यम से साबुन का निर्माण होता है। ये विधि के माध्यम से साबुन बनता है। क्षार के साथ में अभिक्रिया होती है, मतलब जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, CH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, NaOH के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, सोडियम इसके साथ मिलकर जल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, देखो साथियों आप जब ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर जो अभिकारक है, अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब पीछे की तरफ जुड़े हुए होते हैं तो ये आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करेगा ही। ये क्योंकि दोनों समान तो आपस में रह नहीं सकते, तो वो क्या होता है, ये मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया का एक खेल होता है। ये होता है कि जल कहता है चल यार तू यहाँ पे मेरा साथी कोई नहीं, जल मेरा साथी, तो इसके साथ में अभिक्रिया कर देता है। जल आपस में हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं और एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़कर किसका निर्माण कर देता है, जल का निर्माण कर देता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना और ये अभिक्रिया याद रख लेना, ये अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया ये याद रख लेना। एस्टरीकरण मतलब एथेनॉइक अम्ल का एस्टरीकरण अभिक्रिया को बताइए। एस्टरीकरण अभिक्रिया का निर्माण कैसे होता है, एस्टर के निर्माण की आवश्यक अभिक्रिया को लिखिए, या एस्टर के निर्माण की अभिक्रिया पूछते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे आता है कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, ये इसके अंदर ही होता है। कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन अपन पढ़ चुके हैं, CH3COOH Na2CO3 और 2CH3CONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, उसके साथ में किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। सीधी बात लिखी हुई है इसके अंदर, आपके बुक के अंदर दिया हुआ सीधा नीचे की तरफ दिया है कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसके अंदर जो ये लवण बना है ना, इस लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। ठीक है, सीधी बात है, इसमें ऐसा कोई रटाफिकेशन की बात है नहीं, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसको। यहाँ पे सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ, जल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई। ठीक है, ज्यादा ऐसा रटाफिकेशन रखने वाली कोई बात है नहीं, थोड़ा सा टॉपिक पीछे हो रहा है साबुन और अपमार्जक, वो कर लेते हैं और इस पार्ट को अपन करते हैं खत्म। आप ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हटता हूं दूर। चलो साथियों, 5-7 मिनट की छोटी सी बात, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक क्या है, साबुन और अपमार्जक के अंदर ध्यान से देखना कि ये कोई मैल का टुकड़ा है या तेल का बूंद कह सकते हो, तेल की बूंद है, और यहां से ये Na लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो अपने साबुन होता है, अपने जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसके अंदर अम्ल और लवण के गुण होते हैं। ठीक है, अम्ल और लवण के गुण होते हैं, तो ये जो गुण है ये क्या करते हैं, सीधा उस तेल वाली संरचना के ऊपर आके क्या करते हैं, अटैक करते हैं चारों तरफ, और तेलीय संरचना को अपनी जगह पर क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। तेलीय संरचना को क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। जल में विलय एक सिरे को जल विरागी कहते हैं। एक सिरा जो जल के साथ में विलय होता है उसको कहते हैं जल विरागी, और हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। एक होता है जल रागी, जो जल के साथ में एक सिरा जो मिला होता है उसको कहते हैं जल रागी, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरा जो सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, जल विरागी कहते हैं। तो साथियों, इसके अंदर छोटी सी कुछ एक ऐसी विशेष बात नहीं है कि मैल तेलीय होते हैं, और इसके अंदर सामने सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि मैल होते हैं वो क्या होते हैं, तेलीय होते हैं। तेल के साथ में विलय होते हैं, मैल होते हैं तेलीय। ठीक है, और तेल में अघुलनशील होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन के गुण। ठीक है, लंबी संरचना वाले होते हैं, लंबे सिरे वाले होते हैं। ठीक है, उसके साथ में साबुन का आयनिक भाग जल में, जबकि कार्बन श्रृंखला से तेल से पारस्परिक क्रिया करते हैं, और इस प्रकार साबुन के अणु मिलते हैं और एक इस प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इसके ऊपर अटैक करते हैं, सीधा इसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इस प्रक्रम को क्या कर देते हैं, वहां पर जो तेलीय संरचना होती है उसको क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मिसेल का निर्माण। मिसेल के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया को सचित्र समझिए। एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको कि सर जी मेरे को पढ़ना ही नहीं है, तो ये इससे ज्यादा कुछ सरल है नहीं। बिल्कुल, अगर आप टुकड़े में सेट कर सकते हो तो भी कर सकते हो। इसके अंदर इतनी सरल ये टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर वर्ड है नहीं। ठीक है, तो मिसेल के निर्माण की मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, किताब आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा है कि जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने ही इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा सिरा, हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला सिरा होता है, दूसरे वाला सिरा, ये क्या करते हैं, ये वाला दूसरे वाला सिरा होता है वो जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना रहता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होते हैं, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की
सतह पर होता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। आपको सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मिसेल की प्रक्रम को समझाइए, साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण के एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। अब मैंने आपको पहले, इससे पहले इसका पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको साबुनीकरण की वो बताई थी अभिक्रिया। तो साबुनीकरण की परिभाषा क्या होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है वो एस्टर पुनः अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक है, वो है साबुनीकरण। मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था, साबुनीकरण की परिभाषा आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, आपने पढ़ ली होगी। ये बहुत सरल सी परिभाषा है इसकी, और ये सीधी परिभाषा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि साबुनीकरण क्या होता है। तो ये टॉपिक है ना, ये पार्ट है ना, इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा घुमाव नहीं था जितना आपने लिया, ठीक, इतना ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सी बातें इस पार्ट के अंदर दी हुई थी। बस अर्थ ये था कि ये पार्ट पूरी कसरत कराता है, दिमाग की कसरत कराने वाला ये पार्ट है। तो ये पार्ट पूरी एकदम अच्छे से संपन्न हुआ, पूरा पार्ट आप पढ़ना, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने बेटा ये नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ में दिया है, तो अभी आप थोड़े मेरे को ऐसा लग रहा है ढीले पढ़ रहे हो, या तो मेरी क्लासें आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर मेरी मेहनत जारी है 0 पॉइंट के अंदर। इतनी मेहनत करता हूँ तो आप का जो फर्ज बनता है कि गुरुजी को पूर्ण रूप में इसका सार्थकता मेहनत दी जाए, ठीक है। तो आप बेटा इस क्लासों को शेयर करो, आगे भेजो। मैं इसकी जो मेन है, जो एग्जाम के अंदर क्या पूरा पूछा जाता है, तो आपको पीडीएफ क्लास के पश्चात आपको मिल जाएगी। क्लास अपलोड होने के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी 24 घंटों के अंदर। चौथे पार्ट की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उसके अंदर जाओ, टेलीग्राम से जुड़ लो। इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, वहां भी आपको अगर कोई ऐसी क्वेरी है, अगर आप मेरे को पर्सनली तौर पर पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम की भी मतलब उसके अंदर आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाओ और टेलीग्राम से अच्छे से जुड़ जाओ। पीडीएफ ले लो समय पर, डेली क्लासें देखो, रूटीन मत तोड़ो। मैं अगर नहीं तोड़ रहा हूं तो आपको भी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इन क्लासों को शेयर करो और आगे भेजो अपने साथियों के साथ में। बेटा हौसला अगर आपका बुलंद है तो आप हर प्रकार की मंजिलों को छू सकते हो, इसलिए अपने हौसले को मजबूत रखो और अपने मंजिल को पाने की पूरी कोशिश करो, मेहनत करो। 10th का रिजल्ट आए तो माता पिता के चेहरों के सामने आपके रिजल्ट को लेकर बहुत अच्छी खुशी हो, इसलिए बढ़िया तरीके से मेहनत करो। स्क्रीनशॉट ले लो और आज की क्लास के अंदर अपन यही करते हैं समाप्त, चौथे पार्ट को करते हैं समाप्त। अगले क्लास में, अगले वीडियो के अंदर अपन पुनः अगले चैप्टर के साथ में मिलकर वापस हाजिर देंगे। मेहनत कीजिए। नमस्कार, राम राम।